प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बाबर ने भारत में प्रवेश कर इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर भारत में आगरा और दिल्ली का स्वामी तो बन गया, किंतु उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं हुआ। पानीपत के मैदान में अफगान पराजित अवश्य हो गए, किंतु उनका पूरी तरह विनाश नहीं हुआ था। वे लोग पूर्व में जाकर संगठित होने का प्रयास करने लगे। नासिर खां लोहानी तथा मारूफ फार्मूली ने कुछ अन्य अमीरों ने कन्नौज और गंगा के पार के निकटवर्ती राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। दरिया खां लोहानी का पुत्र बिहार खां सुल्तान मोहम्मद के नाम से बिहार का शासक बन बैठा। इस प्रकार अफगान लोग बिहार में अपने को पुनः शक्तिशाली कर रहे थे और बयाना के अफगान सरदार ने भी बाबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया था। किंतु बाबर के समक्ष सबसे विकट समस्या राणा सांगा की थी, जो इस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली नरेश था। बाबर भी यह जानता था कि जब तक वह राणा सांगा को पराजित नहीं कर देता, तब तक वह भारत में स्थायी शासक नहीं बन सकता। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी लिखते हैं कि बाबर के भारत में बने रहने के संकल्प के कारण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने के साथ उसका संघर्ष अनिवार्य हो गया था। राणा सांगा का यह अनुमान था कि बाबर भी अन्य आक्रमणकारियों की भांति लूट मार कर वापस चला जाएगा और उसके बाद वह लोदी शासन को हटाकर दिल्ली में राजपूत शासन स्थापित कर सकेगा। किंतु जब उसने पाया कि बाबर भारत में मुगल राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा है, तब वह उससे युद्ध के लिए तैयार हुआ। राणा सांगा एक अत्यंत वीर और कुशल सेनानी था। वह अनेक युद्ध कर चुका था, जिसमें वह सदैव विजयी रहा था। इधर बाबर ने भी यह समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है, अतः वह भी राणा सांगा से युद्ध के लिए तत्पर था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के कारणों के विषय में इतिहासकारों में अनेक मतभेद हैं। पहले मत के अनुसार, चूंकि पानीपत के युद्ध के पूर्व बाबर और राणा सांगा के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा को बाबर की सैनिक सहायता करनी थी, जिससे राणा सांगा बाद में मुकर गया। दूसरा मत यह है कि सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इन दोनों कारणों से कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह युद्ध बाबर एवं राणा सांगा की महत्वाकांक्षी योजनाओं का परिणाम था। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था और राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडरों के अवशेषों पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा की। शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुसलमानों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था, जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। राणा सांगा के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध को जिहाद की संज्ञा देकर अपने सैनिकों में अपूर्व उत्साह उत्पन्न किया। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने
राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है कि बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा के विरुद्ध युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर में जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उसके बाद खानवा नामक स्थान पर हुई थी। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंत में सांगा की हार हुई और बाबर विजयी हुआ। इस विजय का कारण बाबर के सैनिकों की वीरता नहीं, बल्कि उसका आधुनिक तोपखाना था। राजपूतों से युद्ध करते हुए तुर्कों के पैर उखड़ गए, जिससे राजपूतों की विजय और तुर्कों की पराजय दिखाई देने लगी। किंतु जब बाबर के तोपखाने ने आग बरसाई, तब सांगा की जीती हुई बाजी हार में बदल गई। फिर भी सांगा और उसके वीर मरते दम तक लड़ते रहे। बाबर ने राजपूतों के बारे में लिखा है, वे मरना मारना तो जानते हैं, किंतु युद्ध करना नहीं जानते। राणा सांगा और बाबर का यह निर्णायक युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास खानवा नामक स्थान पर 16 अप्रैल 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ, पर किसी तरह अपने सहयोगियों द्वारा बचा लिया गया। कालांतर में अपने किसी सामंत द्वारा जहर दिए जाने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब बाबर के घुमक्कड़ और अस्थिर जीवन में स्थिरता आई। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में वहां के सूबेदार मेदिनी राव को भी पराजित किया। चंदेरी युद्ध के बाद बाबर ने राजपुताना के कटे हुए सिरों की मीनार बनवाई और जिहाद का नारा दिया। मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह कामरान और हुमायूं से कर दिया गया। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। घाघरा युद्ध जल एवं थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया। परिणाम स्वरूप बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा एवं हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। घाघरा युद्ध के बाद बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर उसके साम्राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया। नुसरत शाह ने बाबर को आश्वासन दिया कि वह बाबर के शत्रुओं को अपने साम्राज्य में शरण नहीं देगा। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हार के बाद बाबर ने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले सुल्तानों की राजधानी दिल्ली थी, किंतु बाबर ने इसे वहां अपनी राजधानी नहीं बनाया, क्योंकि वहां पठान थे जो तुर्कों की शासन सत्ता पसंद नहीं करते थे। बाबर केवल 4 वर्ष तक भारत में राज्य कर सका। लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। आरंभ में उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, किंतु अंतिम रूप से बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। संभवतः बाबर कुषाणों के बाद पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल और कंधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखा। उसने भारत में अफगान एवं राजपूत शक्ति को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जो लगभग 250 वर्षों तक जीवित रहा। बाबर ने भारत पर आक्रमण कर एक नई युद्ध नीति का प्रचलन किया और उसने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का भी प्रयोग आरंभ किया था। बाबर एक योग्य शासक होने के साथ साथ तुर्की भाषा का विद्वान भी था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की।
जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। इसके अतिरिक्त बाबर को मुबय्यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर ने खते बाबरी नामक एक लिपि का भी आविष्कार किया। बाबर पर स्मिथ लिखता है कि वह अपने युग के एशियाई शासकों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था तथा किसी भी देश तथा काल के सम्राटों में उच्च पद पाने योग्य था। तारीख रसीदी के लेखक मिर्ज़ा हैदर ने उसके विषय में लिखा है, उसके अंदर बहुत से गुण और अनेक विशेषताएं थीं। वीरता और मानवता के गुण इसमें सर्वोपरि थे।